पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये भी समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। साथ में ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, जिसे आपने समझा था ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ से एक कांस्टेंट भी आपको मिला था जिसका नाम रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का अपना ख़ास इम्पॉर्टेंस है। जब किसी सर्किट में वो अलग अलग ढंग से यूज़ किया जाता है तो उससे करंट और वोल्टेज के वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। वेलकम टू फिजिक्स अबाउट, दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी और इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस को समझना। लेट्स स्टार्ट नाउ। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस यानी जब अलग अलग रेसिस्टेंस को या रेसिस्टर को आप लाइन से यानी सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तब यानी व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज देन इट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टर का सिंबल ये रहा आपका, ये मान लेते हैं कि R1 रेसिस्टर है और दूसरा रेसिस्टर आपने ले लिया R2। अभी दो ही रेसिस्टर के लिए देखते हैं, फिर क्या करेंगे इसको जनरलाइज करके समझ लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है। आसानी से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं ऐसा आपको समझा रहा हूँ, ये टेल और ये हेड। तो सीरीज ग्रुपिंग जब करेंगे तो एक लाइन में रेसिस्टर को रखते हैं सीरीज ग्रुपिंग में। सबसे पहले समझ लेते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो इसमें क्या होगा, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ लाइन, एक ही लाइन में, दैट इज हेड ऑफ वन टू टेल ऑफ एनदर और एंड टू एंड, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया है? अब ये देख लीजिए, अगर इसके हेड को, ये रहा आपका रेसिस्टेंस 1 या रेसिस्टर 1, उसके हेड को R1 को R2 के टेल से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये रहा R1 का हेड और ये रहा टेल। अब फिर से यहाँ हेड और फिर से आगे आने वाले का टेल, और यहाँ अगर ये टेल है तो दूसरे वाले रेसिस्टर का ये हेड हो जाएगा। इस तरह से आप कंबाइन करके चलते चले जाएंगे। यानी इस तरह के ग्रुपिंग को आप क्या कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। तो ये हो गया सीरीज। उसी तरह दूसरा हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल में क्या होगा कि जब एक रेसिस्टर का हेड दूसरे रेसिस्टर के हेड से और टेल को टेल से कनेक्ट कर देंगे, when two or more resistors are connected head to head and tail to tail, then such grouping is called parallel grouping of resistance. Parallel grouping of resistance. क्लियर है? अब
कि यहाँ पर आपने क्या किया था, सीरीज ग्रुपिंग में हेड को टेल से और इस तरह से कनेक्ट करते चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेड को हेड से कनेक्ट करना है और टेल को टेल से कनेक्ट करना है। ओके, तो जब आप इसी दोनों रेसिस्टर को ले लीजिए, इस दोनों रेसिस्टर को जब आप लेंगे और पैरेलल में उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये रहा आपका R1, इधर हो गया आपका ये टेल और इधर हो गया हेड। और दूसरा वाला रेसिस्टर का भी वही होना चाहिए कि यहाँ से मान लीजिए, इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा सा हम वायर को इधर से कर्व करके इधर ले आते हैं, तो ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। तो हेड टू हेड एंड टेल टू टेल जब आप कंबाइन कर देंगे, देन दिस इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग। तो ये दो तरह की ग्रुपिंग मेनली पढ़नी है, लेकिन बहुत सारे केसेस में सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करके भी रखा जा सकता है। तो वो जब रखते हैं दोनों सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके, तो वो थर्ड टाइप आ जाता है, उसे कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी उसमें दोनों तरह की ग्रुपिंग हो सकती है। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक रेसिस्टर ऐसे लेते हैं सीरीज में, जो दो और रेसिस्टर जो कि पैरेलल में है उसके सीरीज में रहता है, ठीक है। तो इस तरह की ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। ये देख लीजिए, ये दो पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है, तो पैरेलल ग्रुपिंग भी हो गई और सीरीज ग्रुपिंग भी हो गई, तो उसे मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। आइए अब सीरीज और पैरेलल की डिटेल्स को समझते हैं, साथ में थोड़ा सा मिक्स्ड ग्रुपिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग का इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया है। ये सीरीज ग्रुपिंग कहने का मतलब क्या, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंस। ओके, तो दो अलग अलग रेसिस्टर है, दो रेसिस्टर के लिए लेते हैं, ये R1 और ये R2। इस दोनों को हमें क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। अब इस दोनों रेसिस्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में, एक के हेड को दूसरे के टेल से। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये R1 और ये R2। अब आप बैटरी के थ्रू इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए, जिससे करंट सप्लाई होना शुरू हो जाए। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये करंट यहाँ से सप्लाई होना शुरू हो गया, करंट यहाँ आया और इसे दो अलग अलग रेसिस्टर्स से होकर क्रॉस करना है। तो आपने जब यहाँ पर ये बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि V है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जब सीरीज में रेसिस्टर्स होते हैं तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वल अमाउंट में रेसिस्टर्स के अलोंग नहीं रह पाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर V1 अप्लाई हो गया है और यहाँ पर V2, यानी यही जो वोल्टेज आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था दोनों रेसिस्टर्स के आसपास, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट गया है, लेकिन करंट थ्रू एवरी रेसिस्टर्स रिमेन सेम, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो आपको जब सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ना हो, समझना हो, तो दो बातों का आपको ख्याल रखना है। पहली बात ये कि करंट remains same across each resistor, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था वो अक्रॉस द रेसिस्टर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। सो उसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ईच रेसिस्टर। तो ये दो बात आपको ख्याल रखना है, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग में
करंट अक्रॉस एवरी रेसिस्टर सेम रहता है, जबकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। मतलब अगर इसको मान लें कि यहाँ पर ये I1 करंट है और यहाँ पर I2 करंट है, तो सेम रहने का मतलब क्या है? सेम रहने का मतलब ये है कि यहाँ से जितना करंट जा रहा है वो दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस उतना ही पास करेगा, यानी I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। लेकिन इस केस में जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यही वोल्टेज V1 और V2 में बंट जा रहा है। इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, सेम वोल्टेज क्या कर रहा है? दो अलग अलग रेसिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब ओम्स लॉ के थ्रू आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है। सो वोल्टेज क्या है? टोटल दिए हुए सर्किट का ये वोल्टेज है। उसी तरह ये करंट क्या है? इस सर्किट से पास हो रहा टोटल करंट है। उसी तरह रेसिस्टेंस को टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट मान लीजिए, जिसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहते हैं। देयरफॉर अगर आप यहाँ लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, तो जो सर्किट से पास हो रहा टोटल करंट है वो, और ये R क्या? पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस, जिसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, नॉट इंडिविजुअल R1 और R2, रादर टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कह सकते हैं या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कह सकते हैं। नाउ V1 कितने के बराबर हो जाएगा? फ्रॉम ओम्स लॉ I1 R1, ये रहा आपका I1 R1, और V2 कितने के बराबर? I2 R2। अब ये देखिए I1 और I2 किसके बराबर है? टोटल करंट के बराबर है। ठीक है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 हो गया। देखिए ये I और ये I कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर R इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप यहाँ पर दो रेसिस्टर को सीरीज में जोड़कर देख रहे थे। अगर दो से ज़्यादा हो, मेनी मोर हो, फॉर मेनी रेसिस्टर, बहुत सारा रेसिस्टर ले लीजिए और उसको जब जोड़कर देखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी जितना है सबको सम करते चले जाइए अप टू जितना आप ले रहे हैं। मान लीजिए n टाइम्स ले रहे हैं तो उसको ऐड करते चले जाइए। n रेसिस्टर ले रहे हैं तो सभी को ऐड करते चले जाइए। अगर यहाँ पर 2 के बदले में 3 लिए होते आप फॉर 3 रेसिस्टर्स, 2 के बदले में 3, तो ये कितना हो जाता? यहाँ पर इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होता? दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेसिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये 2 रेसिस्टर के लिए और ये n रेसिस्टर्स के लिए, n डिफरेंट रेसिस्टर्स है। आइए अब इसके थ्रू कुछ और भी सीरीज के डिटेल रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला आया हमारा ओम्स लॉ से, और सीरीज में आप देख लीजिए करंट अक्रॉस एवरी रेसिस्टर इज सेम एंड इक्वल। आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अगर I कांस्टेंट है यानी सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू R, जहां I क्या है? कांस्टेंट है। देयरफॉर अगर V प्रोपोर्शनल है R के, तो इस रिलेशन के हिसाब से आप ये आसानी से दिखा सकते हैं कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3, यानी जितना भी वोल्टेज आपको लेना है वो सब ले लीजिए, वो इक्वल कितना हो जाएगा? R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ये 3 रेसिस्टर के लिए मैंने दिखाया। अगर 2 रेसिस्टर्स के लिए, जैसे कि फिगर बना हुआ है, 2 रेसिस्टर्स के लिए अगर आप दिखाते तो ये कितना हो जाता? V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2। ओके, ये कहाँ पर आपको काम आएगा? जब आप न्यूमेरिकल्स
को सॉल्व कर रहे होंगे सीरीज से रिलेटेड, वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ इसको डिटेल में, क्योंकि आपको थोड़ा डाइजेस्ट करने में अभी प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये रिज़ल्ट आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया है। आइए आपको मैं समझाता हूँ इसको। जब आपने ये लिखा कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट अक्रॉस एवरी रेसिस्टर्स सेम एंड इक्वल रहता है, मीन्स I1 इज इक्वल टू I2, तो ये देखिए आप लिख सकते हैं फॉर सीरीज ग्रुपिंग। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, फिर से उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो अब आइए ओम्स लॉ से ये कितने के बराबर हो जाएगा, V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। ओके, अब अगर आप इकट्ठा कर लीजिए दोनों को, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, यानी आपने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, यह आ गया आपका V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब मैं यहाँ तक आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए V1 अपॉन V2 R1 अपॉन R2, जब न्यूमरेटर में इस रेसिस्टर 1 का वोल्टेज है V1, तो वही रेसिस्टर न्यूमरेटर में R1 है। डिनोमिनेटर में अगर V2 है तो यहाँ पर क्या है, ये डिनोमिनेटर में R2 है, सेकेंड वाला रेसिस्टर। यानी क्या बता रहा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब मैं इसके एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। दोनों तरफ +1 ऐड कर दीजिए। +1 जब ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V2, और यहाँ कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। ओके, अब दोनों को क्या कीजिए, इन्वर्ट कर लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए अब। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है। अब आप ये देखिए कि V1 प्लस V2, उसके लिए आपने ऑलरेडी ये समझ लिया था कि यही वोल्टेज दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देयरफॉर दिस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो आप इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2। अब आप लिखिए V2 इज इक्वल टू, ये कितना है, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, और ये V1 प्लस V2 कितने के बराबर, दिस इज इक्वल टू V। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया कि कभी भी सीरीज में अगर रेसिस्टर्स कनेक्टेड हो, जब दो रेसिस्टर को लेकर आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी दिए हुए रेसिस्टर के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, उस रेसिस्टर को न्यूमरेटर में, यानी उस रेसिस्टर के वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखें, बाकी के दोनों रेसिस्टर के वैल्यू को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दें, और ये वोल्टेज जो इनपुट आपने दिया है, ये याद रखिएगा, बहुत सारी बुक में ये इनपुट वोल्टेज के नाम से भी इसे बताया जाता है या लिखा जाता है। यहाँ पर V in लिख देंगे, यानी इनपुट वोल्टेज, कितना आपने इनपुट वोल्टेज दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको ये रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। तो इसे वोल्टेज डिवाइडर रूल भी कहते हैं। कौन सा रूल है ये वाला जो रूल मैंने आपको बताया है, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है अक्रॉस द रेसिस्टर्स, जब आप सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। क्या कहलाता है ये, वोल्टेज डिवाइडर रूल, या इसे शॉर्ट में VDR भी आप कहते हैं। तो एक फॉर्मूला आ गया, यानी जो वोल्टेज निकालना हो जिसके अक्रॉस, वही आपको न्यूमरेटर में रेसिस्टर लिखना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज। उसी तरह V2 में उसी रेसिस्टर को न्यूमरेटर में जिसके अक्रॉस निकालना है, R1 प्लस R2, यानी सम ऑफ द रेसिस्टर कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में, और ये इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वोल्टेज डिवाइडर रूल आ गया। सीरीज में जब भी आपको निकालना हो, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से आप सीरीज के
किसी भी वैल्यू को, यानी वोल्टेज के किसी भी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट मच कैलकुलेशन। सीरीज में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर? सम ऑफ द रेसिस्टर्स के बराबर, चाहे जितना भी ले लीजिए अप टू n, यानी n रेसिस्टर्स। लेकिन कभी कभी सारे रेसिस्टर्स हो सकता है आइडेंटिकल हों। फॉर आइडेंटिकल रेसिस्टर्स कितने? n रेसिस्टर्स ले लीजिए, ठीक है, ढेर सारे। तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल अगर होगा तो सारे वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और ये होते चले जाएंगे इक्वल, और हम मान लेते हैं उनको कि सभी इक्वल हैं, R के बराबर हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबको अगर ऐड करेंगे तो R प्लस R कहाँ तक? n टाइम्स, ठीक है। तो n टाइम्स जब आप जोड़ेंगे तो आप जितने भी रेसिस्टर्स को एक साथ, आइडेंटिकल रेसिस्टर्स को एक साथ रख रहे हैं और ऐड करेंगे, तो जितना नंबर ऑफ रेसिस्टर आपने लिया है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, 2 + 2 + 2 कहाँ तक? 5 टाइम्स, यानी 2 को आपने 5 बार जोड़ा है। तो सीधे 2 इंटू ये n टाइम्स हम पहले लिख ले रहे हैं, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सिंपल सा ये रूल आपको यूज़ करना है। तो जब n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स लेते हैं, कितने? n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू n इंटू R। अब समझते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि कैसे कनेक्ट करना है रेसिस्टर्स को, तो उसी हिसाब से आपको रेसिस्टर्स को कनेक्ट करके और फिर इसकी डिटेल्स को समझना है। तो 2 रेसिस्टर्स से शुरू करते हैं और उसके बाद जनरलाइज कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये 2 रेसिस्टर्स हैं, R1 एंड R2। तो यहाँ पर कनेक्ट कैसे करना है? हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। अब इस दोनों रेसिस्टर्स को जोड़ लीजिए पैरेलल में। ये रहा, हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये R1 हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, ओके, कनेक्ट कर लिया हमने। ये R1 और ये R2, और पावर सोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया, ओके। ये पावर सोर्स आपने अप्लाई कर दिया बैटरी के थ्रू। अब करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू हुआ सर्किट में। ये I ये जा रहा है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर करंट पहुँच रहा है तो वो देख पा रहा है कि यहाँ पर 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं, और करंट सेलेक्टिव नहीं हो सकता है हम ह्यूमन बीइंग जैसे कि चलो किसी एक रेसिस्टर के साथ ही हम अपना पेयरिंग कर लें। वो क्या होता है, उस दोनों ब्रांचेज में खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा उसे रेसिस्टेंस फील होता है वहाँ पर वो बिल्कुल अपने आप को एब्सटेन करता है, स्टॉप कर लेता है। लेकिन करंट क्या करेगा, खुद को दोनों ब्रांचेज में ले जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से करंट जा रहा है। तो यहाँ पर करंट क्या करेगा, दोनों में जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो मान लेते हैं ये I2 है और ये I1 करंट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ओके। अब R1 होते हुए ये I1 यहाँ से आया और यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। उसी तरह R2 होते हुए ये I2 आया और यहाँ पहुँचेगा, और दोनों फिर से कंबाइन करके I बना लेगा, और ये I फ्लो करके फिर इस टर्मिनल पर पहुँच जाएगा। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि रेसिस्टर्स पर आमने सामने होता है, ठीक है, देयरफॉर पैरेलल के केस में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो इक्वल रहता है दोनों के, यानी जितने भी रेसिस्टर्स लगे हुए हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं आती है। यानी V1 इज इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू V,
यानी ये चेंज नहीं करता है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में जो 2 पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ across each resistor। ठीक है, हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ऑलरेडी मैंने आपको ये समझा दिया है। दूसरी तरफ क्या है कि वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज क्या है? रिमेन्स सेम अक्रॉस एवरी रेसिस्टर्स। क्लियर है? अब जब आपने ये चीज़ें समझ ली हैं तो अब इसको लेकर चलिए। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फ्रॉम ओम्स लॉ आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू IR होता है। देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R। यानी ये क्या है? टोटल करंट थ्रू द सर्किट। और वोल्टेज क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है वो है, और ये टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, यानी इंडिविजुअल कोई एक रेसिस्टेंस नहीं बल्कि रिजल्टेंट ऑफ रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप कह सकते हैं। देयरफॉर V अपॉन R इज इक्वल टू I1 कितने के बराबर हो जाएगा? देख लीजिए, ये I1 है। सॉरी, यहाँ पर हमने मिस्टेकली V2 लिख दिया था, ये रहा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। इस फॉर्मूले से आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। V अपॉन R इज इक्वल टू, ये R इक्विवेलेंट में लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ओके, ये V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लीजिए। कितना हो गया? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दो रेसिस्टर्स के लिए जब आपने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल टर्म्स में नहीं लिखकर डायरेक्ट लिखें तो ये आ जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करके आप आसानी से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। किसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके। ओके, तो क्या हो गया वहाँ पर? R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, ये कितने रेसिस्टर्स के लिए है? फॉर 2 रेसिस्टर्स ओनली। इसे 3 रेसिस्टर्स के लिए या 2 से ज़्यादा के लिए आप नहीं लिख सकते हैं इस तरह से, फिर आपको सॉल्व करना होगा। जिस तरह 2 रेसिस्टर्स के लिए आपने निकाला, फॉर 2 रेसिस्टर्स कितना आया? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फॉर 3 रेसिस्टर्स, फॉर 3 रेसिस्टर्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इज दैट ओके? अब 3 रेसिस्टर्स तक ले आए हैं। अगर चाहें तो फॉर n रेसिस्टर्स जितना मन करे उतना ले लीजिए रेसिस्टर्स को। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कहाँ तक? n टाइम्स। सबको इसी तरह रेसिप्रोकल में ऐड करते चले जाइए। यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है R इक्विवेलेंट कितने के बराबर? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसका भी आप चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसको निकाल के मैं आपको दिखा दूं, फिर आगे इसकी डिटेलिंग करता हूं। यहाँ इसका LCM ले लीजिए, R1 इंटू R2 इंटू R3। ये कितना हो जाएगा? R2 R3। ये कितना हो जाएगा? इसके लिए R1 R3। ये कितना हो जाएगा? R1 एंड R2। 3 रेसिस्टर्स के लिए जब लिखना हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
तो देख लीजिए कैसे डिफर कर रहा है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस मच, ये ऊपर चला जाएगा, R1 R2 R3, यानी जितना भी रेसिस्टेंस आपने लिया है ऊपर में मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है न्यूमरेटर में। देख लीजिए यहाँ पर 2 लिया था, दोनों मल्टीप्लाई कर जा रहा है। यहाँ पर 3 लिया था, तीनों मल्टीप्लाई कर गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 रेसिस्टर में सिंगल सिंगल को ऐड करना था, 3 रेसिस्टर्स वाले में 2 रेसिस्टर को ऐड करते चले जाना है। ठीक है, तो R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। ओके, तो ये आ गया 3 रेसिस्टर्स के लिए जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो। कैसा होगा फिगर? ये रहा आपका फिगर। थोड़ा सा आपको ये हेल्प मिल जाएगा समझने में कि फिगर कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, और ये आपका सेल से कनेक्टेड हो गया, ये रहा। ठीक है, तो 3 रेसिस्टर के लिए ये हो गया, और n रेसिस्टर्स के लिए ऑलरेडी बता दिया है मैंने। चूंकि रेसिप्रोकल लिखने में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है जब रिजल्ट्स को लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूजन से बचने के लिए अच्छा होता है कि अगर 2 रेसिस्टर या 3 रेसिस्टर तक का सारा सिस्टम है तो आप इस तरह लिखकर रिजल्ट आसानी से लिख लेते हैं। फॉर n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और ऐसा बहुत सारा, कहाँ तक? n टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। ओके, तो देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 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 कहाँ तक? n टाइम्स तक। ठीक है, तो ऐसी हालत में जब एक जैसे हो तो आप n टाइम्स डिवाइडेड बाई R इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही यूजुअल है, आप इसे करके देख लेंगे। अब R इक्विवेलेंट लिखेंगे, कितना आ जाएगा? दिस इज ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन n। देख लीजिए कि n से यहाँ डिवाइड करना पड़ रहा है, जबकि सीरीज में जब आप लिख रहे थे फॉर सीरीज, ठीक है, सीरीज में जब आप लिख रहे थे तो ये कितना आया था? n इंटू आर आया था। यहाँ n नंबर से आपको दिए हुए वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, जबकि यहाँ n नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ डिवाइड करना पड़ रहा है। तो सीरीज में जब था, अब मैं थोड़ा सा कंपेयर यहाँ पर कर दूँ, ध्यान आ गया है। सीरीज में जब था, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? R इक्विवेलेंट कितना था? जितना मन करे जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एडिशन के बाद क्या है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह आपको उस रेसिस्टर के वैल्यू को ऐड करते चले जाना है। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है? पैरेलल में देखिए यहाँ पर पैरेलल ग्रुपिंग में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब R इक्विवेलेंट लिखते हैं तो R1 इंटू R2, और यहाँ पर क्या हो गया? R1 प्लस R2, अगर 2 की बात करें तो। ठीक है, या फिर अगर इसी तरह से आप पैरेलल के लिए लिखना चाहते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये चला जाएगा। हर जगह देखिए रेसिप्रोकल में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी फाइनल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाता है। जैसे आपको थोड़ा सा समझा दूं कि 2 ओम और 2 ओम का 2 रेसिस्टर है, इसको सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। लेकिन अगर इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं R पैरेलल, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 1 ओम। देखिए पैरेलल में जोड़ने से रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और सीरीज में वही रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। पैरेलल ग्रुपिंग में ओवरऑल रेसिस्टेंस के डिक्रीज कर जाने से बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ओम्स लॉ के थ्रू समझ लीजिए, ये पैरेलल ग्रुपिंग में आया है आपका।
अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा तो ओवरऑल करंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, और ओवरऑल करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज कर गया तो एप्लियंसेस ढंग से वर्क या फंक्शन कर पाएंगे। यही कारण है कि हाउस होल्ड सर्किट में क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही ध्यान रखते हैं। दो कारण समझ लीजिए, एक तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जा रहा है, दूसरे अक्रॉस एवरी रेसिस्टर वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ओके, अब आइए इससे जुड़ी हुई एक और बात समझ लें, और वो है करंट डिवाइडर रूल। चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि करंट अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, देयरफॉर इससे जुड़ा हुआ एक रूल है और वो है करंट डिवाइडर रूल। इसे CDR के फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये दो रिजल्ट है आपका पैरेलल में, उसे समझना ज़रूरी है। देयरफॉर V1 इज इक्वल टू V2 और V1 इज इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ I1 R1 एंड दिस इज I2 R2। अब अगर इसे लिख लें I1 अपॉन I2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1। देखिए यहाँ पर करंट अगर I1 न्यूमरेटर में है तो रेसिस्टेंस का R2 न्यूमरेटर में इन्वर्स रेशियो में आ गया है। आप इसे ऐसा बोल सकते हैं कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो आप इससे यहाँ से आसानी से जनरलाइज कर सकते हैं कि I1 रेशियो I2 रेशियो अगर दो ही के लिए लिख रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2। ठीक है, तीन के लिए लिखेंगे तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 अपॉन रेशियो 1 अपॉन R3। तो इस तरह से आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू आपको दोनों ब्रांच में करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना आ जाए, आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोनों तरफ आप +1 कर दीजिए। ये कितना हो गया, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I2, और ये कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1। अगर दोनों को क्या करें, अरेंज करके लिख लें तो ये आ जाएगा I2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2। देखिए कितने के बराबर है, टोटल करंट के बराबर है। ठीक है, ये एक रिलेशन आपका आ गया कि अगर आपको ब्रांच 2 में इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को कैलकुलेट करना हो तो आपको इस ब्रांच वाले रेसिस्टेंस को छोड़कर उसके अपोजिट वाले ब्रांच के रेसिस्टेंस को न्यूमरेटर में रखना है, और टोटल जो रेसिस्टेंस आ रहा है R1 प्लस R2 उसको ऐड करके नीचे लिख देना है मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर रखनी है कि जिस ब्रांच में आपको करंट कैलकुलेट करना है उसके अपोजिट वाले ब्रांच का रेसिस्टेंस न्यूमरेटर में लेना है। इसी लाइन पर चलकर I1 अगर निकालना हो हमें तो यहाँ लिखेंगे R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू दिस इज I। यही हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है फॉर 2 रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो I1 और I2 के लिए अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा तो आपको बहुत सारा वक्त बचेगा, आप आसानी से किसी भी दिए हुए करंट के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपने देखा कि n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में जब जोड़ा तो सीरीज के लिए आपने देखा कि ये n इंटू आर आ रहा है, इक्विवेलेंट नहीं लिख के RS लिखा है सो दैट कि आपको सीरीज समझ में आ जाए फॉर सीरीज। और पैरेलल के लिए जब आपने लिखा तो ये कितना आया था, R डिवाइडेड बाई n। जस्ट पीछे जाकर इसे फिर से समझ सकते हैं। तो मैं इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन डेवलप करके बताना चाह रहा था कि अगर सेम नंबर ऑफ रेसिस्टर आइडेंटिकल रेसिस्टर्स अगर सीरीज में जोड़े जाएं और पैरेलल में जोड़े जाएं
तो दोनों के बीच का रिलेशन कैसा आएगा, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो दिस इज n इंटू आर डिवाइडेड बाई n। r से r कैंसिल हो गया और ये जस्ट जंप करके ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। देयरफॉर rs डिवाइडेड बाई rp इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी इसका रेशियो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट आइडेंटिकल रेसिस्टर इन पैरेलल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स यूज्ड स्क्वायर। ओके, देयरफॉर अगर n हम निकालना चाहें तो यहाँ से आसानी से हमें मिल जाएगा, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट आपने किया हुआ है तब। तो ये सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस रिलेशन को बता दिया। आइए देखते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग शॉर्ट में। मिक्स्ड ग्रुपिंग में सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी आपको इस तरह का लेना होगा या इस तरह का सिचुएशन होगा तो आपको ध्यान में रखना है वही दोनों जो रूल्स हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना रहता है। जो पैरेलल और सीरीज के लिए आपने इंडिविजुअली यूज़ किया है उन्हीं रूल्स को कलेक्टिव एक साथ लगाकर आपको इसको समझना है। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट यहाँ से आया, इसमें तो करंट आ ही जा रहा है, यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ के बाद फिर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर जा रहा है। ये R1 मान लेते हैं, ये R2 और ये R3, ठीक है। तो यहाँ पर आकर करंट दोनों ब्रांचेज में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर जा रहा है। तो एक क्या हो गया, सीरीज में हो गया और ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल में हो गया और इन दोनों रेसिस्टर के साथ ये सीरीज में है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये ब्रांच मान लेते हैं यहाँ पर I2 करंट और यहाँ पर I3 करंट आ रहा है। तो वोल्टेज तो इन दोनों के अक्रॉस बिल्कुल वही होगा जो मानकर चलिए कि यहाँ पर कुछ होता V1 और यहाँ पर होता V2। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें। V2 है तो यही V2 इसके सामने भी होगा और यही V2 R3 के सामने भी होगा। तो वहाँ पर R इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 और ये R इक्विवेलेंट कितने के बराबर आ जाएगा, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। अब आइए फाइनल जो मिक्स्ड का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, ये मिक्स्ड मैं लिख देता हूँ समझने के लिए। वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अब सीरीज में आ गया। कैसा दिखेगा अब ये सीरीज में आने के बाद, कुछ ऐसा दिखेगा। ये R1 और ये R इक्विवेलेंट और ये हालत हो जाएगा इसका, ठीक है, ये रहा। तो अब ये दोनों सीरीज में आ गया, देयरफॉर दिस इज R1 प्लस R इक्विवेलेंट, R1 प्लस ये R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो ये मिक्स्ड में आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट में थोड़ा आपको समझा देते हैं कि हाउस होल्ड जो वायरिंग होती है उसमें सीरीज या पैरेलल कौन एडवांटेजियस होता है, किसे आप प्रीफर करेंगे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हाउस होल्ड वायरिंग ऑलरेडी मैंने इसी लेक्चर में आपको पीछे बता दिया है, समझा दिया है, लेकिन थोड़ा सा उसको और डिटेल कर दूं। हाउस होल्ड वायरिंग में अगर मान लीजिए ये हाउस होल्ड वायरिंग है और आपने बहुत सारे बल्ब को इस तरह सीरीज में जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका बल्ब सीरीज में आपने जोड़ दिया है और एक स्विच आपने लगा दिया यहाँ पे और ये आप उसे एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं। कोई भी सोर्स हो सकता है, मैंने आसानी के लिए यहाँ पर बैटरी दिखाया है आपको। जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो ये स्विच जब क्लोज होगा तो ये सारे के सारे बल्ब
ग्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कभी आप लैब में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट तो सेम जा रहा है सबके अक्रॉस, ये आई है तो आई ही जा रहा है पूरे सर्किट से, लेकिन याद होगा मैंने बताया है कि वोल्टेज खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा एप्लियंस आप यूज़ करेंगे उन सब के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, तो वोल्टेज धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। याद रखिएगा ओम्स लॉ क्या कह रहा है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है सबके अक्रॉस, लेकिन वोल्टेज क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो पहला बल्ब में ग्लो ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, और कम होता हुआ चला जाएगा। तो ग्लो कम क्यों करना शुरू कर देगा, आपको मालूम है कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड होता चला जाएगा, और ऐड होता चला जाएगा तो वैल्यू रेसिस्टेंस का बढ़ता चला जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वोल्टेज अक्रॉस एवरी एप्लियंस सेम नहीं रह रहा है, घटता चला जा रहा है। और सीरीज में आपको मालूम है कि धीरे धीरे रेसिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो रेसिस्टेंस का इंक्रीज करना करंट के फ्लो को डिफ़िकल्ट बना देता है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर कोई भी एक एप्लियंस या बल्ब ही का केस है, अगर ये फ्यूज़ कर जाता है, फिलामेंट ब्रेक कर जाता है, तो देख लीजिए सर्किट टूट गया। तो एक बल्ब अगर फ्यूज़ कर गया तो बाकी के सारे एप्लियंसेस वर्क करना बंद कर देंगे। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ही स्विच का यूज़ करते हैं सीरीज़ में, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक का यूज़ करना है तो स्विच ऑन यहाँ से करेंगे, सारे के सारे वर्क करना शुरू कर देंगे। आप चाहते हैं कि ये बल्ब नंबर या एप्लियंसेस नंबर 4 आप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आपको मजबूरी में सारे को ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि स्विच एक है, स्विच सेपरेट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये हाउस होल्ड वायरिंग के लिए डिसएडवांटेजियस है। इसका बहुत डिसएडवांटेज है, एक तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर दे रहा है जिसके कारण करंट का फ्लो डिक्रीज हो जा रहा है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, घट जा रहा है, इसीलिए बल्ब का ग्लो या एप्लियंसेस का जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। लास्ट बल्ब तक जाएंगे वो ग्लो कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और क्या हो गया, स्विच एक है, अगर किसी एक को यूज़ करना है तो मजबूरी में सबको चलाना पड़ेगा। कोई एक भी डिसफंक्शनल हो गया, अगर सर्किट टूट गया तो पूरा का पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो सीरीज़ वायरिंग ये सही नहीं है, किसके लिए, हाउस होल्ड वायरिंग के लिए। सीरीज़ जो सर्किट है वो नहीं सही है, इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाउस होल्ड वायरिंग। ओके, तो इतने सारे प्रॉब्लम हैं। अब आइए पैरेलल का केस देख लेते हैं। पैरेलल का जब आप केस देखेंगे तो मान लीजिए कि हम ये एक बल्ब यहाँ, दूसरा बल्ब यहाँ, तीसरा बल्ब यहाँ, चौथा बल्ब यहाँ, और इस तरह से बहुत सारे बल्ब आप यूज़ करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सब पैरेलल में, और ये एक एनर्जी सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास हर जगह गुंजाइश है। ये देखिए, एक स्विच यहाँ, एक स्विच यहाँ, सबके लिए अलग अलग आप स्विच लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, एक स्विच यहाँ, यानी जितना चाहें स्विच हर वायरिंग में अलग अलग आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेन में भी आप स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, जितना चाहें उतना लगा लें। तो पैरेलल का सबसे बड़ा एडवांटेज तो समझ लीजिए कि इसमें वोल्टेज सबके अक्रॉस, जितने भी एप्लियंस यूज़ आप कर रहे हैं सबके अक्रॉस सेम है। ठीक है, तो ये अगर वोल्टेज यहाँ है तो ये वोल्टेज यहाँ, ये वोल्टेज यहाँ, जो कि आप मेन स्विच से दे रहे हैं। ठीक है, तो मेन सप्लाई में अगर 220 वोल्ट है तो हर जगह हर एक एप्लियंस में 220 वोल्ट है। दूसरी बात यह है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल में आता है, देयरफॉर ये क्या हो जाता है, रिड्यूस कर देता है टोटल रेसिस्टेंस को।
इंडिविजुअल किसी भी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जबकि सीरीज में क्या था, सब ऐड हो जा रहा था और किसी भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से उसका वैल्यू, फाइनल वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ जा रहा था। देयरफॉर एक एडवांटेज ये हो गया कि करंट का फ्लो इजी हो जाता है, भले ही करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है लेकिन रेसिस्टेंस कम है तो उस करंट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाता है, जबकि सीरीज में वो क्या था, जो करंट फ्लो कर रहा था उसको फ्लो करने में डिस्टरबेंस आ जा रही है टोटल रेसिस्टेंस के बढ़ जाने से, वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। तो एक एडवांटेज ये हो गया कि वोल्टेज सबके सामने सेम है। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में किसी भी दिए हुए इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होता है, तो करंट का फ्लो इजी हो जाता है और करंट का वैल्यू भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि सीरीज में देख रहे थे। अब तीसरी बात यह है कि कोई भी एक स्विच ऑफ हो गया या कोई भी फ्यूज कर गया तो बाकी के एप्लियंसेस पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। एक खराब हो गया, छोड़ दीजिए, बाकी को यूज करना शुरू कर दीजिए, ये आपके चॉइस पे है। आपने देखा है कि घर में सीलिंग फैन है, बल्ब है, अलग अलग एप्लियंसेस एक ही कमरे में लगा हुआ है और आप अपने चॉइस के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, या सभी को कर लेना है। तो अगर सभी को करना चाहते हैं तो सभी को स्विच ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक खराब भी हो गया तो दूसरे पर उसका असर नहीं पड़ता है। देयरफॉर हाउस होल्ड सर्किट के लिए, हाउस होल्ड सर्किट के लिए या वायरिंग के लिए कौन सा सर्किट प्रिफर्ड है आपका, यहाँ पर आपका पैरेलल प्रिफर्ड है। पैरेलल जो है वही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल का फ़र्क समझ लीजिए। यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस एवरी एप्लियंस सेम है, इसलिए सबकी फंक्शनिंग ईजी है, लेकिन यहाँ देख लीजिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर जा रहा है। तो यही कारण है कि हम पैरेलल को ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं, या पैरेलल ही प्रीफेयर्ड है हाउस होल्ड वायरिंग के लिए। पैरेलल सर्किट का ही हम यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।